अरे, अब सोच रहे होगे आप कि सर कर क्या रहे हैं। तो भाई मैं दीवार खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये दीवार खिसक ही नहीं रही है। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, जिसका नाम है बल और दाब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल के बारे में। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज की वीडियो में हम लोग बल के बारे में डिस्कस करेंगे, बल यानी कि फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या है। तो आपको तो पहले से ही पता होगा कि भाई फोर्स ये होता क्या है। जैसा कि हमको पता है कि फोर्स जो होते हैं ये ऐसी चीज है ना कि थोड़ा सा अगर हमको कोई चीज खिसकानी हो, थोड़ा खिसकाना हो या ज्यादा खिसकाना हो, थोड़ी सी वीडियो डार्क हो गई होगी, मेरा चेहरा थोड़ा सा काला हो गया होगा। फिलहाल मेरे चेहरे मतलब नहीं, इसलिए मैंने काला कर दिया ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखे। जो काम की चीज है वो हमको देखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें फोर्स होता क्या है भाई, ये बल होता क्या है। यानी अगर हमें कोई चीज ढकेलनी हो या कोई चीज खींचनी हो, तो जो चीज हम लगाते हैं ना वही हमारा फोर्स या फिर क्या होता है, बल होता है। इतनी बात समझ में आई सभी को? समझ में आ गया होगा कि अरे सर क्या कहना चाहते हो, ये तो हमको पहले से ही पता है क्या होता है। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को, तो जानते तो हैं लेकिन इसे कहते क्या है। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो भाई फोर्स जो है, फोर्स इज द पुश और पुल which changes or tends the position, shape, size, direction of a body। यानी कहने का मतलब यह है कि फोर्स वो चीज है ना, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति का मतलब उस वस्तु का आकार बदल दे, उसकी दिशा बदल दे या उसका स्थान ही बदल दे, ठीक है। तो या बदलने की कोशिश करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बल। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि भाई फोर्स क्या है। फोर्स का मतलब होता है कि किसी फोर्स वो चीज है जब हम किसी चीज को खींचने का या ढकेलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। किसी चीज को खींचने या ढकेलने का प्रयास करते हैं और उसकी वजह से उसमें मतलब ये कह सकते हो कि धक्का या खिंचाव, पुश और पुल, पुश और फोर्स इज द पुश और पुल, जो करता क्या है, जिस चीज पे लग रहा है ना उसकी पोजीशन या तो चेंज कर दे या तो उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करे। बताओ भाई बात समझ में आई? इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, ठीक। अब देखो जैसे इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहली चीज जो एग्जाम में इसमें पूछा जाता है ना, ये होता है कि अगर मान लो कि एक, अच्छा अभी मैं शुरुआत में जब वीडियो की शुरुआत हुई थी मैं इस दीवार को धक्का दे रहा था। आप भी दीवार को धक्का देकर देखो, क्या वो खिसकेगा, है ना। या फिर अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चीज है, ये हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो 100 kg का है। उसका वेट क्या है, 100 kg का है। बात को समझना, हमारे पास एक बॉक्स है और इसका वेट जो है वो 100 kg का है। और आपका वेट कितना होगा, आपका अगर आप, मैं अपने वेट की बात करूं तो देखने से भले ही भारी लगता हूं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डाउन पोर्शन मेरा ना के बराबर है। मतलब अगर ऊपरी हिस्सा मेरा अगर 50 किलो का होगा तो पैर अगर मेरा जोड़ लोगे तो 5 या 6 किलो का होगा, है ना। लेकिन आप लोगों का बैलेंस होगा सब कुछ। अगर हम वेट की बात करें तो वेट जो होता है ये आप, अगर हम मान लें कि हमारा वेट 100 किलो से कम हो, मान लो मेरा वेट 70 kg का है, ठीक है, मैं 70 kg का हूँ, मैं 70 किलो का हूँ और मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, क्या ये खिसकेगा? आप सीधी सी चीज मतलब एक कॉमन दिमाग लगाओ कि अगर मान लो 100 किलो की कोई चीज है और उसको 70 किलो, 50 किलो का आदमी हो, 60 किलो का आदमी हो, 70 किलो का आदमी हो, अगर उस चीज को धक्का दे रहा है, क्या ये चीज आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। फिर क्या होगा? फिर भाई एक आदमी और लगाओ, भले ही उसका वेट जो है वो 50 किलो का हो, ठीक है, 50 किलो का एक आदमी और आए, अब ये साथ में मिलकर दोनों धक्का लगाएं तो यहां से देखो ये 70 और 50 यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 120 किलोग्राम वेट।
अब 100 किलो 20 किलोग्राम वेट 100 किलोग्राम को ढकेलना है, तो भाई आराम से इसको दोनों धक्का देकर क्या करेंगे, खिसका देंगे। अब कहो सर ये कौन सी बात हुई, है ना, ऐसा क्या बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये डेफिनेशन का, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पर एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है, मान लो कि इस पर ये N1 न्यूटन का फोर्स लगे, इस पर ये N2 न्यूटन का फोर्स लगे। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक ही दिशा में फोर्स बल लगाया जा रहा है, तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इस पर जुड़ कर लगते हैं, यानी N1 प्लस N2 होगा। यानी एक ही दिशा में लगने वाले बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगने वाले बल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन में जितने भी फोर्स आप लगाओगे सब सारे के सारे जुड़ जाएंगे। बताओ ये बात समझ में आई? इस पर न्यूमेरिकल आएगा आगे, ठीक है ना, अभी बहुत ध्यान से समझ लो, इस पर न्यूमेरिकल आने वाला है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक, और इधर से कोई फोर्स लग रहा है N1 और इधर से कोई फोर्स लग रहा है N2। अब बताओ इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इधर से एक फोर्स लग रहा है N1 और उधर से, जैसे मान लो कि ये मार्कर है हमारे पास, और एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से, और दोनों की तरफ से फोर्स लग रहा है, तो इस मार्कर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इस मार्कर पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं ना। अगर मैं मान लो इधर से मेरा ये फोर्स ज्यादा हुआ तो इसको पीछे ढकेल देगा, अगर इस वाले का फोर्स इस वाले हाथ का फोर्स ज्यादा हुआ तो इधर ढकेल देगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो इस पर कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई? जैसे अब यहां पर अगर मान लो कि N1 हमारा ज्यादा हुआ, मान लो N1 ज्यादा हुआ और N2 कम हो गया, यानी अगर ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में होगा। अगर N2 ज्यादा है, ठीक, अगर N1 कम है और N2 ज्यादा है, तो इसका फोर्स मतलब इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये वाला आदमी ज्यादा फोर्स लगा रहा है और ये वाला कम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई ये इसको ढकेल लाएगा। जैसे आप लोगों ने रस्सा कसी का खेल देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं इधर से रस्सा खींच रहे होते हैं, कुछ उधर से रस्सा खींच रहे होते हैं। जिनकी तरफ से फोर्स ज्यादा लगता है वो दूसरे वाले साइड को खींच लाते हैं और दूसरी साइड क्या होती है, हार जाती हो सकता है आपने देखा भी हो। लेकिन एक कंडीशन क्या आती है, दोनों अगर बराबर हो तो क्या होगा, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, जिस स्थिति में ये वस्तु रखी है, उसी स्थिति में ये वस्तु रखी रहेगी। बताओ ये दोनों बातें समझ में आई आपको? इतना बताओ। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उनके जो फोर्सेस होंगे वो जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में लगने वाले बल जुड़ जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स अगर N1 बड़ा है N2 से, तो वो N1 माइनस N2 यानी इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, चाहे अगर ये बड़ा है तो N1 माइनस N2, अगर N2 बड़ा है तो N2 माइनस N1। ये बात समझ में आई? बात को समझना। जैसे अगर इधर की तरफ एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, जैसे अगर एक आदमी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का, और इधर से ये बाबू 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 15 न्यूटन का, तो इस पर कुल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी जो इस पर परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन और 15, 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन, टोटल इस पर फोर्स लगेगा 25 न्यूटन का। यानी इस पर कुल कितना फोर्स लगेगा मेरे लाल, 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा।
बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इधर से ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 15 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से इधर लग रहा है और 15 न्यूटन का फोर्स इधर से इधर लग रहा है। तो यहां पर कुल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा इस ऑब्जेक्ट पर? रिजल्टेंट फोर्स यानी इसका परिणामी बल कितना होगा भैया? 15N माइनस 10N, यानी इस पर कुल रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल कितना होगा? 5 न्यूटन का। और ये किस साइड में जाएगा? ये मूव करेगा अपने लेफ्ट साइड में। अगर यही चीज उल्टा होता, यानी अगर इधर से ये 15 न्यूटन का इधर से लगता और 10 न्यूटन का इधर से लगता, तब भी रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जो परिणामी बल है वो 5 न्यूटन का ही होता। कितने का होता? 5 न्यूटन का ही होता। लेकिन अब जो भी इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है, यानी ये किधर की ओर जाएगा? ये जाएगा राइट की ओर, क्योंकि इधर से दूसरी तरफ लगने वाला फोर्स यानी बल ज्यादा है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है? इस पर न्यूमेरिकल आगे आएगा, मैं आपको ढेर सारी इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान न रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आगे क्या दिया गया हमें। अब इसमें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है भैया बल को यानी फोर्स को हम नापेंगे कैसे? इसकी इकाई क्या होती, यूनिट क्या होती? जैसे अगर हम कोई चीज लेने जाते हैं, जैसे कोई चीज अगर मान लो मम्मी कह जाओ भैया चीनी ले आओ, तो हम जानते हैं चीनी को हम ग्राम या फिर किलोग्राम में हम नाप तोलते हैं, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, लेंथ की यानी कि दूरी की अगर हम बात करें, तो जो दूरी होती है उसको हम मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, है ना, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर में नापते हैं। तो अगर हमको यही कहा जाए कि भाई फोर्स को हम किस में नापेंगे, यानी कि ये जो बल होगा इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, यहां लिख लेते हैं यूनिट यानी कि मात्रक, यूनिट यानी कि मात्रक। पता है आपको इसकी 2 यूनिट होती हैं। फोर्स यानी बल की 2 मात्रक होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है एसआई यूनिट इसका, जिसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, इसको खोजा था भाई न्यूटन चाचा ने। बल की जो खोज की थी, इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो न्यूटन चाचा ने दी थी। तो उन्हीं के नाम पर इसका जो यूनिट है वो रख दिया गया न्यूटन। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन, NEWTON। ठीक है, ये होता है न्यूटन। बताओ, ये बात समझ में आई? एसआई यूनिट याद हो गई। बल की, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अब ना कहना न्यूटन को हिंदी में क्या कहते हैं ना, वो नाम है। जैसे किलोग्राम को आप किलोग्राम बोलते हो ना, किलोमीटर को किलोमीटर बोलते हो, उसी तरह से न्यूटन को आप क्या बोलोगे? न्यूटन ही बोलोगे। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज और यहां पर आता है कि ये एसआई का मात्रक, मतलब एसआई का मतलब क्या है? एसआई का मतलब क्या है पता है किसी को? फुल फॉर्म पता है आपको? कमेंट में बताओ सभी लोग एसआई का। तब तक मैं आगे बताता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते चलो एसआई का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं मेरे लाल? सीजीएस यूनिट, यानी कि सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। ये क्या है? सीजीएस मात्रक जो होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। ठीक, डाइन, DYNE, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है डाइन। एसआई का मतलब, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी दिया, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक। मतलब कहने का मतलब ये है
कि आप चाहे इंडिया में आप रहो तो भी ये समझेंगे लोग, अगर आप अमेरिका जाते हो, रशिया जाते हो, चाइना जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सीजीएस। अब सीजीएस क्या है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, किसी भी चीज को कोई भी यूनिट अगर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अगर हम बदल देते हैं तो उसको उसकी सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस मात्रक कहा जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये क्या, बस इतनी चीज याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा एसआई का यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद फोर्स का एसआई यूनिट, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एंड फोर्स यानी बल का सीजीएस यूनिट यानी सीजीएस मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये आता ना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, फिर ये पूछता है कि भाई इन दोनों में क्या संबंध है। अब देखो कैसे, मैंने एक चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा, एसआई और सीजीएस, दो चीजें पढ़ा, तो दोनों में क्या अंतर है, देख दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच, द न्यूटन एंड डाइन, द न्यूटन एंड डाइन। ठीक, न्यूटन और डाइन के मध्य संबंध, न्यूटन और डाइन के मध्य संबंध क्या है। चलो भैया इनके बीच का हम संबंध निकाल के देखते हैं कि इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है। चलो देखो देखो न्यूटन और डाइन के बीच क्या संबंध है। जैसे हमको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, न्यूटन का मतलब हो गया, 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा सीजीएस, इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में बदलना, ये सेंटीमीटर में मीटर जो भी होगा, जैसे मीटर उसको सेंटीमीटर में बदल दो, अगर किलोग्राम है उसे ग्राम में बदल दो, और अगर आर वगैरह दिया तो उसको सेकंड में बदल दो, बस वो डाइन हो जाएगा। जैसे यहां पर हमको ये दिया गया तो हमको ये पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बिल्कुल भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल आपको पता है भाई 1 मीटर में होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। बताओ ये बात समझ में आई। अब पर सेकंड, वो ऑलरेडी सेकंड में है क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में बदलना है, तो हमने इसको सेंटीमीटर बदल दिया, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, और सेकंड ऑलरेडी सेकंड में है तो हम सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1000 का 100 से गुणा करो। 1000 का अगर 100 से गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 यानी कुल 5 बार 0 यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आई। 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 लाख डाइन, 1 लाख डाइन, या इसको कह सकते हो 10 की घात 1 2 3 4 5, 5 है पावर 5 लगा दो, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को। अब अगर ये पूछा जाए कि भैया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन।
बताओ ये बात समझ में आई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। चलो सभी लोग बताओ। अच्छा एक चीज ये देखो कि एक न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 1 किलो का ऑब्जेक्ट, अगर हमें 1 किलो की कोई वस्तु ढकेलनी हो, 1 किलो की कोई वस्तु है और उसे उसके स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो उस पर लगभग 1 न्यूटन का फोर्स यानी 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। बताओ ये बात समझ में आई सभी को या नहीं? अगर यही सेम चीज 2 किलो की है तो जाहिर सी बात है उसको खिसकाने के लिए कितने न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल 2 न्यूटन का। अगर 3 न्यूटन की कोई चीज है तो 3 किलोग्राम की कोई चीज है तो उस पर आप 3 न्यूटन का फोर्स लगाओगे। बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 1 न्यूटन की कोई चीज है तो आप उस पर कितना, 1 न्यूटन के जितना न्यूटन उतना ही वेट आप एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हो, यानी उतने ही वेट की चीज को आप खिसका सकते हो। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सभी लोग बताएंगे भाई। सबसे पहले रिपीट करते हैं, फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? तो बल होता है किसी वस्तु में धक्का या खिंचाव के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन की कोशिश। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन की कोशिश ही क्या कहलाती है? बल कहलाती है। याद हो गया होगा? ठीक है। फोर्स इज क्या है? फोर्स इज पुश और पुल विच टेंड्स और ट्राई, ठीक है ना, ट्राई टू क्या था कि भाई ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, यानी किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करना। सही है। अब यहां पर आता है कि अगर एक ही तरफ फोर्स लग रहे हैं, अगर एक ही तरफ फोर्स लग रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा? दोनों फोर्सेस प्लस हो जाएंगे, एक ही तरफ लगने वाले बल क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं तो उनके फोर्सेज, अगर विपरीत दिशा में एक ही वस्तु पर बल लग रहा है तो उनके जो फोर्सेज होंगे वो उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर, उसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि उसका परिणामी बल होगा। ये बात समझ में आ गई? फोर्स की एसआई यूनिट, बल की एसआई यूनिट क्या होती? न्यूटन होती है। सही है। फोर्स सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का? बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है भाई? आपको तो पता ही है, डाइन होता है। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? न्यूटन 5 डाइन के इक्वल होता है, मतलब 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? नहीं। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। कोई भी दिक्कत होगी ना कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई भी दिक्कत होगी। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया? अगली थोड़ी सी चीज देखो, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन है कि व्हेन, जितना मैंने पढ़ाया उसमें आपके फोर्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितने का? 1 न्यूटन का, तो वी कैन होल्ड अ बॉडी, वी कैन होल्ड अ बॉडी whose mass is approximately equal to क्वेश्चन समझ में आया? अब हिंदी मीडियम के बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम किसी चीज पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, किसी चीज पर
अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का, ठीक, अगर हम उसे होल्ड अ बॉडी, वी कैन होल्ड अ बॉडी, 1 न्यूटन के फोर्स से हम कितने मास का, मतलब कितने वेट, लगभग कितने किलोग्राम की चीज हम उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब कितनी भारी चीज हम 1 न्यूटन में हम उठा सकते हैं। ये हमारा सीधा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो भी समझ जाओगे। ऑप्शन है 100 mg का, या ऑप्शन बी है कितना 100 ग्राम का, या ऑप्शन सी है 1 किलोग्राम का, या ऑप्शन डी है 10 किलोग्राम का। चलो भाई, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है कि 1 न्यूटन के फोर्स में आप लगभग कितनी भारी चीज, कितने वेट की चीज, कितनी भारी चीज आप उठा सकते हो 1 न्यूटन के फोर्स में। ये सीधा सा क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हो रहा है कि अगर आप किसी चीज पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर उठा ले रहे हो कोई चीज, तो वो कितने वेट का होगा, वो कितने भार का वो ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे जाकर वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। बिल्कुल भैया, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी 1 न्यूटन में आप 1 किलोग्राम की लगभग चीज उठा सकते हो। यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आई? ठीक, ये बात समझ में आई? किसी चीज इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो भाई, सभी को इतनी बात समझ में आ गई। आसान सी चीज थी, आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। मैं नॉर्मली इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ जैसे हम लोग बात कर रहे हो, मतलब ये पढ़ाई के पर्पज से तो चल ही नहीं रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं और बात में हम लोग देखो इसमें क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन है तो आप देखिएगा, आप जब दोबारा भी करोगे ना, आपको तुरंत ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्लियर है बात इतनी? चलो भाई, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया। देखो इतनी देर से क्लास चल रही है लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे नए होगे तो पता ही है क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो आगे देखते हैं। अगला आता है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला देखो, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की सीजीएस इकाई क्या है? बल की सीजीएस इकाई क्या है? चलो, अब याद हो गया होगा सभी को, सभी लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है डाइन, ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन बी है पास्कल। ओके, तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं, पास्कल। ऑप्शन सी है जूल, ठीक, ऑप्शन सी है जूल, या फिर ऑप्शन डी है वॉट, ऑप्शन डी है वॉट। चलो सभी लोग आंसर दो भाई इसका। आपके हिसाब से क्या होगा? सीजीएस की फोर्स की सीजीएस यूनिट, बल की सीजीएस इकाई क्या है? अरे सबको तो याद हो गया, क्या है भाई? डाइन, है ना। अगर मैं पूछूं सीजीएस ना पूछ के मैं ये पूछूं इसकी एसआई यूनिट क्या है तो क्या होगा? फोर्स की एसआई यूनिट, बल की एसआई यूनिट क्या होगी? बल की एसआई यूनिट बिल्कुल मेरे लाल, न्यूटन। बहुत बढ़िया, क्या होगा? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज, थोड़ी सी चीज और है। अगर मान लो फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे अगर मान लो कोई चीज रेस्ट में है, कोई चीज रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट का मतलब ये है अपनी शांत अवस्था में। किसमें है? शांत अवस्था में, ठीक। अगर सोच लो, मतलब सपोज करो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, अगर ये रुकी हुई है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो बताओ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, सभी लोग बताएंगे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
अगर ये रुकी हुई है और इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो भैया अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स, तो ये क्या रहेगा, ये हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगा। मतलब अगर कोई चीज शांत है, शांत अवस्था में है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो वो शांत अवस्था में ही रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई चीज है और वो इन मोशन है, क्या है, इन मोशन, यानी कि वो गति में है, वो गति में है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर अगर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक, इस पर भी कोई बल नहीं लग रहा है, इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, इस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या रहेगा, ये हमेशा मोशन में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज, अगर किसी चीज पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसी चीज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी रेस्ट कंडीशन में है, अपनी शांत अवस्था में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी वो शांत में ही रहेगी। और अगर कोई मोशन में है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई गति में है, तो वो हमेशा के लिए वो गति में ही रहेगी, यानी कि वो मोशन में ही रहेगी। क्लियर है बात? चलो ये बात समझ में आ गई। इस पर एक क्वेश्चन देखो, इस पर एक क्वेश्चन बना था और ये क्वेश्चन है कि इफ नो फोर्स एक्ट्स, इफ नो फोर्स एक्ट्स, if no force acts on a body, it will, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स, कोई बल नहीं लग रहा, यदि किसी पिंड पर कोई बल ना हो, कोई बल ना हो तो, ठीक, तो क्या होगा, चलो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन हो जाएगा शेप गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक, यानी कि आकार बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी दिया गया मूव फास्टली, तेज गति करेगा, ऑप्शन सी इधर इन रेस्ट और इन मोशन, रेस्ट और इन मोशन, या तो शांत रहेगा, या गति में होगा, या गति करता रहेगा। ये सी ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन है हमारा स्टॉप मूविंग, गति करना बंद कर देगा। चलो भाई, गति करना बंद कर देगा। सही आंसर क्या होगा, गति करना बंद कर देगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 3-4 पार्ट में कवर करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। और हर एक चैप्टर में, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो या इंग्लिश या हिंदी, सारी चीजें हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शांति से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चन हो पाए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट विल, यदि किसी पिंड पर कोई बल ना काम करे तो क्या होगा? शेप गेट्स डिफॉर्म्ड, पहला ऑप्शन है आकार बदल जाएगा। ऑप्शन बी है मूव फास्टली, तेज गति करेगा। ऑप्शन सी इधर इन रेस्ट और इन मोशन, या तो ये शांत अवस्था में रहेगा या तो गति करता रहेगा।
और ऑप्शन डी है स्टॉप मूविंग, यानी कि गति करना बंद कर देगा। गति करना बंद कर देगा, 2 बार लिख दिया ना, गति करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपके जो भी करेक्ट आंसर हो वो आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई पहले तो ये जान लो कि पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था फोर्स यानी कि बल के बारे में। देखिए वो वीडियो, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के पहले वो देख लेना, फिर ये देखना, नहीं तो कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सीरियल वाइज चलोगे ना, जैसे अगर आप मान लो कोई सीरियल देख रहे हो और बीच का कोई एपिसोड देखने लगो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टोरी कहाँ से चल रही है। तो सबसे पहली चीज तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना, या फिर आई वाले बटन पे मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना, पहले ही कह दे रहा हूँ। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। या तो शुरू में ही बता दिया, हाँ शुरू में बता दिया, कहीं भूल ना जाओ, फिर पता लगा ऐसा फोर्स लगे ना पढ़ाई का कि उसमें भूल गए तो फिर मैं तो रह जाऊंगा। तो चलो फिर हम लोग आज के जो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, मतलब ये बल कितने तरह के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई फोर्स क्या हो, फोर्स जो होता है यानी जो बल होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को बदल सकता है। यानी किसी बल जो होता है वो किसी वस्तु के आकार को और उसके प्रकार को बदल सकता है, ये हमने पढ़ा था। किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को चेंज कर सकता है, मतलब उसकी गति को भैया तेज कर सकता है। बल जो है कि कोई चीज मान लो स्लोली चल रही है, आप गए धक्का दे दिए वो तेज निकल जाएगा, या कोई चीज तेज चल रही है आप जाके आगे से उस पर फोर्स लगा दो, उस पर बल लगा दो तो वो स्लो हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। ये सब हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। हाँ, आज क्या हम लोग क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। अब कहोगे अरे मोरी भैया अब इसमें भी टाइप है, अरे चलो ठीक था कि बल क्या होता है हम समझ गए, बल ऐसे ही से होता है, लेकिन इनके टाइप के बारे में यानी कि हमें इनके बारे में पढ़ना है कि ये कितने तरह के होते हैं। बहुत तरह के होते हैं, क्या होते तो सही बात है कि होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी है ना है बड़ा दीनदयाल है ना, या हम बच्चों पे दया बहुत करता है। तो इसने केवल कहा कि भैया क्लास 8 में केवल आप 5 टाइप के ही पढ़ो, केवल 5 तरह के फोर्स के बारे में पढ़ो। सब तो इसमें 5 तरह के फोर्सेज में सबसे पहला जो है हमारा वो है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स, और जिसे कहा जाता है पेशीय बल। क्या बोलते हैं, पेशीय बल। और दूसरा जो है हमारा दूसरा जो टाइप है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शन भी कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसे हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। और तीसरा हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कहो कौन सा भैया, मैग्नेटिक फोर्स। चलो, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है चुंबकीय बल, ठीक। फिर चौथा हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बाद चौथा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और जो हमारा पांचवा है ये हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी इन 5 तरह के फोर्स के बारे में पढ़ना है, यानी 5 तरह के बल के बारे में। आप सोचो एनसीईआरटी आपका कितना भला सोचता है, समझ में तो आ ही रहा होगा बात। चलो बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है, अब क्लियर दिखा होगा बोर्ड। तो यहां पर हमको इन 5 तरह के फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अब देखो कि फोर्स क्या होते हैं भैया, देखो फोर्स जो होते हैं इनको 2 ग्रुप में, मतलब 2 समूहों में बांट दिया गया। 2 समूहों में मतलब 2 तरह के बल होते हैं। एक तो होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरे लाल संपर्क बल। क्या बोलते हैं, संपर्क बल। और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसे हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल,
क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। अब अगर आप देखो तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि जब ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो एक दूसरे के दो ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आने से लगता हो। अब सोचो यार ये कौन सी वाला आ गई फिजिकल कांटेक्ट, मतलब जैसे मान लो कि ये हमारा हाथ है और ये मेरा मार्कर है। अभी क्या इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है? नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने इस मार्कर को इस हाथ से पकड़ के दबा दिया तो कहोगे हाँ दोनों कांटेक्ट में है। और इस हाथ से ये दोनों क्या हो गए हमारे कांटेक्ट, मतलब क्या है कि एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आने से जो फोर्स लगता है उन फोर्सेस को कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कांटेक्ट फोर्स में। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम लोग कांटेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। मतलब दो चीजों के संपर्क में, जैसे मान लो कि ये दोनों हाथ हैं, ये अभी अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, तो ये क्या है, कहेंगे हम एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में है, तो भैया इनके बीच जो फोर्स लगेगा वही कांटेक्ट फोर्स होगा। बताओ समझ में आया। इन दोनों के संपर्क से जो बल लग रहा है दोनों हाथों के, उसी को कहा जाएगा भाई संपर्क बल है। तो इसमें तो कुछ ज्यादा हमको रटने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसी क्लास में ही पढ़ रहे हैं जिसमें हम कहानी सुनेंगे और कहानी के साथ साथ हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ज्यादा लिखने वगैरह के चक्कर में न पड़ना, बस मेरी बकवास सुनते रहना और चीजें, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूंगा, आप आंसर देते चलना, बस हो जाएगा चैप्टर। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कांटेक्ट फोर्स में, सबसे पहले आ जाता है हमारा मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। अब ये मस्कुलर फोर्स है क्या? देखो मस्कुलर फोर्स का मतलब ये होता है कि जब मान लो कि कोई चीज, कोई बुक है, अब 4-5 बुक्स हैं और वो आपने घर में बेड पर या टेबल पर आपने फैला रखी हैं। मम्मी ने कहा अरे हरामखोर, पूरा का पूरा सब कॉपी किताब फैला के रखा है, एक जगह क्यों नहीं रख देता? अब तुम बैठे हो और बैठे बैठे सोच रहे हो कि अभी मैं बैठे बैठे यहीं से ही बिना छुए उसको उठा के सब कुछ सेट करके अलमीरा में डाल दूंगा। हो पाएगा ऐसा? बैठ के सोच रहे हो, मम्मी आगे, जब तक तुम सोच रहे होगे बैठ के ना कि अब ये उठेगा, अब ये उठेगा अपने आप, मम्मी आगे झाड़ू उठा के तुम्हारे ऊपर एक फोर्स और दे देंगी, है ना? तो चिल्लाओगे, फिर उठोगे, फिर क्या लगाओगे? जब मार पड़ जाएगी तब तो उठोगे ही, सारी कॉपी किताब उठाओगे, यानी एक जगह रखोगे, फिर उठाओगे हाथ से अपने। तो सोचो हाथ से और उस बुक को उठाने में दोनों के सरफेस टच हुए, है ना? तो ये फोर्स का मसला क्या होता है कि दोनों के जो सरफेस होंगे वो टच होंगे। ठीक है, तो जैसे बुक है हमारा, ये मान लो ये हमारी बुक है, अब इस बुक का ये सरफेस हमारा हाथ, ये अब इनके में हमने ये उठाने के लिए हमने जो जिस हाथ से, मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है वो फोर्स किससे लग रहा है भाई? हमारे हाथों के मसल से लग रहा है, हमारे हाथों की मांसपेशियों से लग रहा है। तो इस पर इसको उठाने में जो फोर्स लगा ना, उस फोर्स को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। बताओ इतनी बात समझ में आई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। अब भैया ले गए सभी उठा के, क्योंकि झाड़ू मम्मी तो मारी चुकी हैं, तो अलग दर्द हो रहा है, तो वो हमारी मसल्स में ही दर्द हो रहा है ना? तो लेके गए अलमारी में रखे, चलो अब सही है, हो सकता है मम्मी खुश हो जाए, लेकिन मम्मी तो खुश हो ही नहीं सकती चाहे जो कर लो, है ना? ये सबकी मम्मी की बात हो रही है। मम्मी खुश कब होती है किसी को पता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज आती है, तो इसमें मैंने कहा कोई भी चीज, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं, जो हम अपने बॉडी के हेल्प से कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कौन सा होता है? मस्कुलर फोर्स लगता है। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो या कोई भी खेल खेलते हो, क्रिकेट नहीं कोई भी खेल खेलते हो, मैं एग्जांपल क्रिकेट का ले रहा हूं। अगर आप बैटिंग करोगे तो भाई बैट को किससे पकड़ोगे? अपने हाथों से पकड़ोगे। तो हाथ से जो फोर्स लगेगा वो हमारी मसल से बैट पर लगेगा, और उसी फोर्स को हम बॉल पे हिट करते हैं कि पूरा केवल एक हेल्प चाहिए होता है हमको, एक सपोर्ट चाहिए होता है उस बॉल को मारने के लिए। यानी डायरेक्ट हाथ पे लगेगा तो चोट लगेगा, लेकिन उस बैट पर से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है मेरे लाल? कौन सा बल लग रहा है? बिल्कुल अच्छे समझे आप, उस पर लग रहा है हमारा मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल लग रहा है। ठीक है, आप बॉल फेंक रहे हो, बॉल हाथ में लेकर, अब बॉल लेकर आए और आपने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल जिस में हमारी हाथों में घूम के जितनी स्पीड से जा रहा है ना, जितनी ही गति से जा रहा है, उतना ही फोर्स हमारी मसल ने उस पर अप्लाई किया है। तो यानी उसमें भी हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल लग रहा है।
ठीक है, बॉल आ रही है, फील्डिंग कर रहे हो, बॉल आने पर रोक रहे हो, आप किससे रोक रहे हो? अपने हाथों से रोक रहे हो। तो हमारी हाथों में क्या है भैया, कौन सा किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? मसल्स की वजह से, यानी कि पेशियों की वजह से। तो हमारा पेशी हो गया भाई कि वो भी हमारा किसकी वजह? मस्कुलर फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी कि पेशीय बल की वजह से हो रहा है। यही सेम चीज फुटबॉल का है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल आ रहा है, एक लात मारी इधर की तरफ बॉल आ रही है, एक लात मारे बॉल उधर चली गई, ठीक है, बॉल आ रही इधर से और एक लात मार के बॉल को इधर कर दिया। तो ये क्या था? हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके मोशन को चेंज कर सकता है। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो सेम वही चीज फुटबॉल का है कि वो अपने फुटबॉल का डायरेक्शन किससे चेंज किया भाई? अपने पैरों से। लेकिन पैरों से जो फोर्स लगाया वो किसकी वजह से लगा? मसल से, हमारी मस्कुलर है ना। तो हमारे इसमें कौन सा फोर्स लगा? हमारा मस्कुलर फोर्स लगा। बताओ भाई, बात इतनी समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। इस कहानी में आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां पर हमारे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे देखो, हर जगह पर, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस भी काम को करने में हमारी बॉडी के मसल्स फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को कहा जाता है मस्कुलर फोर्स। पहला वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मस्कुलर फोर्स जो होते हैं ये ह्यूमन और एनिमल दोनों यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग मस्कुलर, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में हम अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं, लेकिन एनिमल्स भी अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग कौन कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसमें मस्कुलर फोर्स हमारा यानी कि पेशीय बल लगता है? भैया देखो, वॉकिंग आप चलते हो अपने पैरों से, तो पैरों को हमारे स्ट्रेट कौन रखा है? कौन इसको फोर्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए? हमारे मसल्स। तो वॉकिंग में यानी कि चलने में मस्कुलर फोर्स, रनिंग यानी दौड़ने में मस्कुलर फोर्स, जंपिंग कूदने में मस्कुलर फोर्स, क्लाइंबिंग कहीं चढ़ रहे हो तो हाथों का मस्कुलर फोर्स, लिफ्टिंग कोई चीज उठा रहे हो तो भी मस्कुलर फोर्स, पुशिंग किसी चीज को ढकेल रहे हो, पुलिंग कोई चीज खींच रहे हो, तो सब जगह देखो हमारे हाथ पैर का यूज हो रहा है। किकिंग किसी चीज को ठोकर मार रहे हो, या स्ट्रेचिंग कोई चीज फैला रहे हो, जैसे मान लो कोई इलास्टिक है आप उसको खींच रहे हो, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या है भाई? मस्कुलर फोर्स है। स्क्वीजिंग, जैसे नींबू को निचोड़ रहे हो, संतरा निचोड़ रहे हो, तो उसमें कौन सा फोर्स हो गया? उसमें भी हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। समझ में आया? ट्विस्टिंग, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस कर रहे हो, किसी चीज को दबा रहे हो, तो भी इसमें हमारी उंगलियों के मसल्स काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मेरे लाल, क्या और भी कोई काम होगा जिसमें आपके मसल्स का यूज होता है? कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसमें हमारे मसल्स यूज हो रहे हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं है हर चीज लिखा जाए, है ना, केवल कहानी सुन लो आपको ये याद हो गया होगा। चलो, बात समझ में आई है? अच्छा, जो कोई मस्कुलर फोर्स हमारे डायरेक्टली किसी चीज पे लग सकते हैं, जैसे ये बुक है हमारी, हम डायरेक्टली लगा दो, लेकिन मान लो हम यहां से कोई धागा बांध ले और उसके बाद इसको खींचे, तब भी तो इस पर मस्कुलर फोर्स ही काम करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां पर भैया मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मान लो कोई बच्चा है, कोई आदमी है, वो ठेले को ढकेल रहा है, जो कार्ट होता है, ठीक है, जो वेंडर्स आते हैं सब्जी बेचने वाले या फिर कबाड़ वाले, देखे होंगे, वो लोग ठेला एक खींचते हैं, तो उस ठेले को खींचने में भी कौन सा फोर्स लग रहा है? उसका मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अब यहां से क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यही बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई आदमी कुएं से पानी खींच रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर कोई आदमी कुएं से पानी खींच रहा है या निकाल रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहोगे अरे सर हाथ से ही तो खींच रहा होगा, और हाथ से खींच रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारे हाथों में मसल्स है, हमारे हाथों में बल नहीं है, हमारे हाथों में मसल्स है, और उन मसल्स में फोर्स है। बात वही समझ में? अच्छा, देख रहे हो ना कितनी तगड़ी मसल्स बना रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठे बैठे ये बॉडी की कंडीशन हो गई है। खैर चलो, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया मस्कुलर फोर्स, जैसे कि अगर कोई कुली है वो सामान बोझा अगर सर पे रख के लेके जा रहा है तो उसमें भी उसका बैग ला दे, वो आपका स्टेशन पर जाते होगे तो वहां देखे होगे, तो वहां सब में कौन सा फोर्स यूज होता है भैया? मस्कुलर फोर्स यूज होता है। अच्छा, एक चीज और भी, साइकिल आप चलाते हो उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है? साइकिलिंग में कौन सा फोर्स यूज होता है? हाँ, बताओ। साइकिल तो चला लेते हो ना, कौन सा फोर्स यूज होता है? अरे पैर के मसल्स यूज हो रहे हैं तब उसमें फोर्स लग रहा है, पैर की मांसपेशियां आप उसमें यूज कर रहे हो तो उसमें बल लग रहा है। तो भैया साइकिल चलाने में भी कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। बताओ, बात समझ में आई? अच्छा, मस्कुलर फोर्स कब लगता है भैया? मस्कुलर फोर्स जब दो चीजों के कांटेक्ट में, दो चीजों के
कांटेक्ट में आने से, दो चीजें जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तभी उनके बीच, जैसे हमारा मसल्स है ये कब काम करेगा, बिना ऐसे किसी चीज को पकड़े, जैसे मार्कर है, बिना पकड़े थोड़ी ना हम इसको होल्ड कर पाएंगे, इसको उठा पाएंगे कि उठा लेंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसके और इसके कांटेक्ट में आने से मस्कुलर फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया मस्कुलर फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, यानी कि पेशीय बल जो है ये कैसा बल है, एक संपर्क बल है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एनिमल्स की हम बात करें, जानवरों की बात करें, जानवर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो गांव के बच्चे होंगे, या हमने फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि खेतों की जुताई जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो प्राचीन तरीका है हमारा, वो है बैलों से, खेतों के बैल और हल, यानी ऑक्स और प्लो से। तो जो प्लो खींचते हैं अपने शोल्डर्स पे रखकर बैलों को, बैल जो प्लो को यानी हल को खींचते हैं, तो उनको खींचने में जो फोर्स लगता है ना, वो उनका मसल्स के ही फोर्स होते हैं। यानी कि जो बैल खेत जोतने में जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो होता है मस्कुलर फोर्स, यानी कि पेशीय बल। बताओ बात क्लियर हुई। घोड़ा गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो घोड़े में भी कौन सा फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, यानी उसमें भी पेशीय बल होता है। बताओ ये बात समझ में आ गई सभी को। अच्छा, एक चीज और भी, बाहर की चीजें तो आपको पता लग गई कि भाई बाहर हमारे जो हम काम करते हैं, जो हम हाथ पैर सर बॉडी जो भी अपना घुसा दें उस काम में, तो उसमें हमारे मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल होता है। लेकिन कुछ ऐसे अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाओ, पर अब अंदर कैसे चले जाएं, है ना, आत्मा थोड़ो ना है, तो लेकिन मतलब एक सीधी सी चीज बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम सांस ले रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन खींच रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये जो हमारे लंग्स हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, ये किसके बने हुए हैं, मसल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, पेशियों के बने हुए हैं। तो जब ये फैलते हैं तो एयर अंदर, जब ये सिकुड़ते हैं तो एयर बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कहने एज अ पंप, जैसे कि पंप होता है ना, कि आपने पाइप देखा होगा कि एक पाइप, जैसे हमारी ये फूड नली है, खाना हम खाते हैं, ग्रास नलिका जो है, हम खाना हमने मुंह में रखा और चबाया, चबाने में हमारे जबड़े से जो उस पर चबाने में जो फोर्स लगा वो भी मस्कुलर फोर्स है। ये सारे क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ इसमें ये पूछा जाता है कि कोई एक बॉडी की एक्टिविटी दी जाती है और उसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है और पूछता है बताओ इसमें ये कौन सा फोर्स है। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सुनते रहना बस, ठीक है। हम खाना मुंह में रखे, उसको वो चबाए, तो चबाने में जो दांतों से जो उस पर फोर्स लग रहा है, उसको पीसने में, उसको ग्राइंड करने में, तो ये हमारे जबड़ों से लग रहा है। जबड़े हमारे किसके बने हुए हैं, मसल्स के। तो यानी यहाँ पर लगा मस्कुलर फोर्स। अब गया भैया अंदर, ठीक है। अंदर जाने के बाद यहाँ से लेकर स्टमक तक में फूड पाइप होती है, यानी कि ग्रास नली होती है। अब उस नली में ऐसा नहीं होता कि वो पाइप टाइप का है, हमने खाया और खाना सीधा पेट के अंदर चला गया, नहीं। वो क्या होता है कि वो पाइप के अंदर खिसकता हुआ जाता है, खिसकता हुआ हमारी पेट तक जाता है। अब खिसकता कैसे, क्योंकि जो फूड पाइप है, जो ग्रास नली है, वो बनी हुई है मसल्स की, और उसमें फैलाव और सिकुड़न होता है। ऐसे ऐसे फैलाव और सिकुड़न होता है। तो जैसे कोई चीज यहाँ पर है तो ऐसे दबा दिया, थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर फैल गया, फिर दबाया, फिर थोड़ा सा नीचे हो गया, फिर फैल गया, फिर दबाया, फिर थोड़ा सा नीचे हो गया। तो इस तरह से खाना जो है वो हमारे पेट तक पहुंच जाता है। तो यानी फूड डाइजेशन में भी क्या काम आता है भैया, कौन सा फोर्स लगता है, हमारे मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल लगता है। यानी खाने के हाजमे के लिए भी कौन सा बल काम करता है, हमारा पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स काम करता है। बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक और एग्जांपल हमारे हार्ट का। दिल तो है दिल, अब दिल का क्या कीजिए भाई, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है, इसका काम क्या होता है। बहुत से लोग कहेंगे सर इसका काम होता है खून को साफ करना, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यही तो होता है। इसका काम ये नहीं होता। हमारे दिल का काम होता है ब्लड को पंप करने का, यानी कि खून को पंप करता है ताकि वो हमारी बॉडी में सभी जगह इक्वल स्पीड से सब जगह पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें जो हार्ट होता है, वो हार्ट भी सिकुड़ता फैलता रहता है इससे, और जब वो सिकुड़ता है तो ब्लड अंदर भर लेता है, जब वो दबता है तो उसमें से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ये बात आई समझ में। तो यानी जो ब्लड पंप करता है हार्ट, तो उसमें भी कौन से पार्ट काम आते हैं भैया, हमारी बॉडी के मसल्स। तो यानी उसमें कौन सा फोर्स लगा भैया, मस्कुलर फोर्स लगा। वेरी सिंपल। बताओ बात समझ में आ गई इतनी। तो भैया सांस ले रहे हो उसमें भी मस्कुलर फोर्स, खाना डाइजेस्ट कर रहे हो उसमें भी मस्कुलर फोर्स, ब्लड पंप हो रहा है हार्ट तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो भैया, और आप लोगों ने जानवरों में हाथी देखा होगा।
हाथी क्या करता है भैया, बड़े बड़े गट्ठरों को उठाकर लकड़ी के ट्रक पर रखता है या बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, ये देखो। तो भैया जो हाथी का यूज क्यों होता है उसमें, क्योंकि हाथी बड़ा होता है तो उसके मसल्स भी बड़े बड़े होंगे, तो उसका मस्कुलर फोर्स भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा भारी चीजें उठा पाएगा। इसलिए हाथी का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? मस्कुलर फोर्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना? जिंदगी में आगे बढ़े। चलो भाई, जिंदगी में आगे बढ़ो। और अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो सभी लोग, लाइक कर दो, 100 प्लस कर दो, अभी क्लास में ही 100 प्लस कर दो। कर दियो? चलो, नहीं किया तभी पढ़ लो। अगला हमारा जो दूसरा आता है फ्रैक्शनल फोर्स, यानी कि इसे फ्रैक्शन भी कहा जाता है और इसे घर्षण भी कहा जाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे खेलते होगे, फुटबॉल हो या बॉल हो, कोई भी आप ऐसा गेम खेलते हो, तो जमीन पर बॉल जो होती है वो लुढ़कती हुई जाती है। जिस स्पीड के साथ गई है, जिस गति के साथ गई है, धीरे धीरे उसकी स्पीड यानी उसकी गति धीमी होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि रुक जाता है। कभी सोचे हो ऐसा काहे रुक जाता है? इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई चीज आ रही है तो उसमें हम बाहर से फोर्स लगा देंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अब तो हम वहां पर खड़े भी नहीं है, बॉल हमने लुढ़का दिया, थोड़ी देर बाद जाके बॉल रुक गया। क्यों रुक गया भाई? कौन सी ऐसी उसमें अद्भुत शक्ति लग गई, कौन सी उसमें इनविजिबल पावर आ गया कि वो बॉल अपने आप रुक गया? कौन सा शैतान आके रोक लिया उसको? बता सकते हो? अरे बिल्कुल भैया, इस शैतानवा यही है फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण। नमोस लग रहा है घर्षण की कोनो शैतान है ना। देखो, अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है ये एक ऐसा फोर्स होता है, ये तभी लगता है, पहले तो ये जान लो, ये तभी लगता है जब दो चीजें एक दूसरे के सरफेस पे टच हो। जैसे कि हमारा हाथ, ये हमारा हाथ, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से टच हो, तभी इनके बीच क्या लगेगा? फ्रैक्शन लगेगा, यानी तभी इनके बीच घर्षण बल लगेगा, तभी इनके बीच फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा। ये बात आई समझ में? अब जैसे बॉल रुकने का, इनके फ्रैक्शनल फोर्स जो होते हैं, ये समझ लो कि हमारे रिश्तेदार हैं। अब कहोगे ये कैसे, है ना? हमारे जो रिश्तेदार है ना, ज्यादातर हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर उनके कंट्रोल में ये चीज है कि भैया देखो कि ये भैया है, इनका सिलेक्शन नवोदय में होने वाला है, तो कहेंगे चलो कोनो तो जुगाड़ लगाएं कि इनका सिलेक्शन बढ़िया स्कूल में ना होने पाए। हमारा लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़े, इनका रिश्तेदार लड़का ना पढ़े बढ़िया स्कूल में, है ना? तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए फ्रैक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, यानी हमें आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो अगर कोई चीज आगे जा रही है, कोई चीज आगे की ओर जा रही है और नीचे से कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है? वही फोर्स मेरे लाल फ्रैक्शनल फोर्स है। बताओ, बात समझ में आई? फ्रैक्शनल फोर्स, घर्षण बल समझ में आया? घर्षण बल का मतलब क्या हो गया? बताओ भाई। द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन वन बॉडी ओवर अदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स, यानी एक ऐसा बल जो दूसरे वस्तु के ऊपर लग रहा हो और उसे आगे जाने से रोक रहा हो, तो उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। अब पूछो यार सर कुछ तो बताओ कैसे? जैसे मान लो कि हमारा जमीन है, अब ये बॉल अगर मान लो इधर की ओर जा रही है तो यहाँ नीचे की ओर से एक फोर्स लगेगा और ये जो उसको पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा, ये कहलाएगा इसका फ्रैक्शनल फोर्स। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फ्रैक्शनल फोर्स है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आगे अगला चैप्टर हम लोग फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप अपने दिमाग से बताओ कि ये फ्रैक्शन फोर्स हमारे लिए अच्छा है या खराब है? अगर अच्छा है तो क्यों है, और अगर खराब है तो क्यों खराब है? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है? तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई चीज अगर आगे की ओर जाने की कोशिश कर रही है तो कोई ऐसी चीज होगी जो उसके सरफेस पे लगेगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी, यानी ये जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होता है, यानी चलती हुई वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। क्लियर है बात? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि घर्षण बल किधर लगता है, तो जिधर वस्तु चल रही होगी उसके विपरीत दिशा में लगता है। बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। तो सर बोर्ड पे कुछ लिख भी नहीं रहे हो, खाली कहानी सुना रहे हो। अरे कहानी में ही तो सब मजा है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? जहां पर मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शनल फोर्स, ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छा, ये जो
फ्रिक्शनल फोर्स जब लगता है ना तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो, जैसे फ्रिक्शन की वजह से मान लो ये दोनों हाथ हैं, ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ो रगड़ो रगड़ो, देखो गर्म होता है कि नहीं, रगड़ो, वो ना गर्म। तो ये चीज जान लो, फ्रिक्शन से क्या होता है भैया, हीट प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस, यानी कि घर्षण से ताप उत्पन्न होता है, ताप पैदा होती है। एक बात समझ में आई है कि भैया रगड़ के चेक कर लियो ना हो तो अभी चेक कर लेना, नहीं तो ठंडी का इंतजार करो, ठंडी में तो रगड़बे करोगे, वहां तो बिना कहे तुम शुरू हो जाओगे। चलो आगे बात समझते हैं। अच्छा, ये घर्षण बल कहां कहां पर लगता है? ये घर्षण बल जो होता है, जैसे जमीन पर कोई बॉल जा रही है तो वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। अच्छा, कभी कभी सोचते हो, जैसे क्रिकेट खेलते हो, आपने शॉट लगाया और शॉट लगाने के बाद कोई फील्डर उसके आसपास भी नहीं है, तब भी बॉल बाउंड्री तक जाते जाते बाउंड्री के पहले ही रुक गई। ऐसा हुआ कभी? अगर नहीं हुआ तो क्रिकेट में देखे होगे, इससे तो मैंने बहुतों बार देखा है क्रिकेट में, है ना। तो वो बॉल जो होती है वो जाके रुक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल बहुत तेज निकल जाती है, फील्डर उसको दौड़ा नहीं पाता, तब क्या फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता? करता है। हम जितनी तेजी से उस पर हमने फोर्स लगाया है, तो सबसे पहली चीज जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारे लगाए गए फोर्स को कम करने, यानी डिमिनिश करेगा, यानी उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे उसको कम करेगा। तो जो हमारा लगाया हुआ फोर्स है, जब वो जीरो हो जाएगा तो भैया वो बॉल रुक जाएगी। अगर हमने धीरे फोर्स लगाया तो उस पर हमारा लगाया हुआ फोर्स कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको जल्दी रोक लेगा। अगर हमने जिस चीज पर ज्यादा फोर्स लगाया है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स होगा, बहुत ज्यादा फोर्स होगा तो काफी टाइम लगेगा उसको रोकने में, लेकिन रोकेगा ये तो डेफिनेट है, ये तो निश्चित है कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स चाहे जल्दी रोक दे किसी चीज को, अगर कुछ स्लो चल रही है तो उसको जल्दी रोक देगा, कोई बॉल फास्ट जा रही है तो उसको रोकने में टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी कि भैया बॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। अच्छा, जब साइकिलिंग करते हो, क्या साइकिल चलाते समय भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है? अरे बताओ, कुछ तो बताओ, क्या साइकिल चलाते समय फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है? अरे बिल्कुल काम करता है मेरे लाल। फ्रिक्शनल फोर्स कब काम करता है? जैसे आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते आप पैडल चलाना बंद कर दो, यानी उस पर फोर्स लगाना बंद कर दो। अच्छा, साइकिल चला रहे हो तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बताओ बताओ, साइकिल चला रहे हो तो कौन सा फोर्स लग रहा है? बहुत बढ़िया, अरे वाह, मतलब पूरा लेक्चर सुन लिए हो। तो जो साइकिल चला रहे हो उसमें लग रहा है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स जो हमारे पेशीय बल लग रहा है, जो हमारे मसल्स लगा रहे हैं, उस पर जितना ज्यादा लगाएंगे, अब पैडल लगाने के बाद साइकिल उतनी दूर तक जाएगी। अगर हम साइकिल धीरे धीरे चलाकर छोड़ दें तो साइकिल कम दूरी पर ही रुक जाएगी। तो जो साइकिल के टायर्स है ना, और जमीन का जो सरफेस है यानी सतह है, वो दोनों एक दूसरे से टच है। तो साइकिल की टायर पर कौन सा फोर्स लग रहेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रैक्शनल फोर्स लगेगा साइकिल के टायर पर। इसकी वजह से साइकिल जो होगा कुछ दूर जाने के बाद अपने आप रुक जाएगी। यही सेम चीज कार की है। तो कार में तो ऐसा नहीं होता, कार बाइक स्कूटर में होता है मेरे लाल, लेकिन तब होगा जब आप इंजन को बंद कर दोगे, खूब स्पीड में ले लो फिर इंजन बंद कर दो, तो थोड़ी दूर जाने के बाद, चाहे वो कार हो चाहे स्कूटर हो या बाइक हो, थोड़ी दूर जाने के बाद, क्योंकि जो उसके टायर का सरफेस है वो जमीन के सरफेस से टच है, यानी टायर का जो सतह है वो जमीन की सतह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा कि इसके पहियों पर, गाड़ी के पहियों पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा, यानी कि उस पर घर्षण बल लगेगा। तो एक टाइम आएगा कि कार जाके आगे रुक जाएगी। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि चलो जमीन की सतह पर। ये बताओ गुरुजी, क्या नाव पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है? बोट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? खुद सोचो, क्या नाव पर घर्षण बल लगेगा? आपको क्या लगता है, नाव पर घर्षण फोर्स लगेगा? अगर लगेगा तो कैसे लगेगा ये बताओ। अरे भैया, नाव है, बोट है, पानी में लेकर गए, तो पानी में लेकर जैसे गए वैसे पानी की सतह, वाटर का सरफेस और बोट का सरफेस दोनों ऐसे टच हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चीजों के कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से ये दोनों फोर्स लगेंगे, क्योंकि दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं। तो जहां पर भी दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में आ गई, बस समझ लो मुन्ना कि वो कैसा बल है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है। और अगर उसको आगे जाने का, अब नाव
जैसे पानी की सतह पर ऐसा नहीं कि अपने आप चलने लगेगी, अपने आप नहीं चलेगी, चप्पू चलाना पड़ता है। चप्पू चलाओ, चप्पू चलाते हैं तो वो क्या करता है कि जो पानी का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो अब कम करने की वजह से नाव आगे चलती है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स इसको कम कर लेगा चप्पू के, तो वो नाव रुक जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी नाव, मान लो कि पानी है, मान लो कि यहाँ पर ये पानी है हमारा ऐसे, और यहाँ पर नाव है ये, है ना, ये आगे की ओर जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। बस बात खत्म। बताओ बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा भैया टाइप ऑफ फोर्सेज में हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें हमारा मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल और फ्रैक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। अब ये दोनों फोर्स कब लगते हैं? जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब इनके बीच का ये फोर्स अप्लाई होता है, ये फोर्स लगता है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कांटेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल कहा जाता है। अब टाइम है भाई होमवर्क का। होमवर्क क्या है? होमवर्क हमारा ये है, अब देखो कल सर होमवर्क, अभी तो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स बचा भी है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स अगर बताएंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा, तो भैया हो जाएगी काफी लंबी क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल यहाँ पर हम लोग होमवर्क लेते हैं, और होमवर्क का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा। चलो भैया क्वेश्चन देखो। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, रुक जाओ थोड़ा सा, और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। रुको, पहले कुछ क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहले चल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि when two objects are in contact and produce a force दो चीजें संपर्क में आती हैं और कोई बल उत्पन्न करती हैं, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड, यानी उस बल को क्या कहा जाता है? दो चीजों के संपर्क में आने से अगर कोई बल उत्पन्न होता है तो उस बल को क्या कहा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा, क्या है भाई? हमारा ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। ऑप्शन बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ देम, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपके पास चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में से हिंदी में सुन लो क्वेश्चन। दो चीजों के संपर्क में आने से अगर कोई बल उत्पन्न होता है तो वो किस प्रकार का बल होगा? संपर्क बल होगा, असंपर्क बल होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। और क्लास में मजा आया हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए होगे तो पता ही है क्या करना है। और हाँ, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। जो भी चीजें मैंने बताई हैं नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाते रहोगे ना तो आगे के टाइम में रिवीजन के लिए आसान होगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है मोबाइल वाला यूट्यूबर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर एनसीईआरटी क्लास 8 की फोर्थ चैप्टर जो होगा उसका पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो बुक है, उस बुक की रीडिंग हम लोग संडे को उस चैनल पर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका कोई भी यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। जो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ने के पर्पज से अगर ज्वाइन करना तो ही करना, चैटिंग वगैरह वहाँ अवेलेबल नहीं है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट यानी कि संपर्क में आती हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसी को कांटेक्ट फोर्स या फिर संपर्क बल कहते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग उसके आगे चीजें पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे भी फोर्स आते हैं ना जिनमें दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे पर फोर्स लगा देती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, थ्रस्ट के बारे में यानी कि प्रलोद के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेशर यानी दाब के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरी देखिएगा। चलो फिर हमने वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे सुरवीरों कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, कर रहे हैं ना, साथ ही साथ हमारे क्लास 8 के जो एग्जाम है उसके लिए भी हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलो फिर हम लोग आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, यानी बलों के प्रकार के बारे में। तो आज थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाते हैं, वैसे भी करोगे क्या थोपड़ा देखकर। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि भैया एक तो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा होता है हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ये क्या होता है अम्ब्रेला? ये होता है असंपर्क बल, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल। लेकिन असंपर्क बल जानने के पहले हमारे बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी है, संपर्क का होना जरूरी है। तो थोड़ा सा संपर्क कर दो अपनी फिंगर्स का लाइक वाले बटन पे, वो संपर्क करोगे तो एक फोर्स काम करेगा जिससे कि वो जो लाइक वाला बटन है वो ब्लू हो जाएगा। करके देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर सभी लोग कर दो। पिछली वीडियो में तो आप लोगों ने बात मानी नहीं, तो इस वीडियो पे चलो अभी से ही 100 लाइक कंप्लीट कर दो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब दो चीजें ऐसी हो जो कि बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए अगर फोर्स लगा लेते हैं तो उन फोर्स को कहा जाता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, मतलब बिना एक दूसरे के संपर्क में आए, बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए अगर वो कोई फोर्स लगाते हैं तो उन्हें कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मेरे लाल, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। दूसरा होता है हमारा, दूसरा जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, यानी इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। बहुत ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें नोट कर लेना, जैसे कि शॉर्ट नोट बनाते हैं, नोट कर लेना और मेरी बातें बस सुनते रहना, आपको सारी चीज याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग ज्यादा रटने रटाने में यकीन नहीं रखते, बातें ही बातों में हम लोग सीख लेते हैं साइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा। चुंबक कितने लोग देखे हैं? सभी लोग बताएंगे। पहले के टाइम में तो बहुत दिखता था, इसलिए पहले के टाइम में दिखता था क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के पास साउंड होते थे, बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे, उसमें मैग्नेट लगे। रेडियो हर घर में पाया जाता था, तो जब वो खराब हो जाता था तो उसमें से तोड़ के मैग्नेट बच्चे निकाल लेते थे, फिर उसको खेलते थे। तो मैग्नेट पहले के टाइम में तो कॉमन था, मतलब मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। अब के टाइम में तो शायद ही मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बड़े वाले मैग्नेट देखने नहीं मिलते। तो आपने इसमें एक चीज देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट को आप पास लेकर आते हो तो वो एक दूसरे को थोड़ी ही दूर पे हम लेके आते हैं, मतलब ज्यादा पास लेके ना जाए, थोड़ी दूर पे, तो वो एक दूसरे को अपने आप खींच लेते हैं। देखियो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैग्नेट को मैग्नेट के पास ले जाने की कोशिश करते हो, चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाने की कोशिश करते हो, तो वो पास ही नहीं जाता, एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, ऐसा कभी देखा है? तो भैया यही होता है चुंबक, अगर मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है, दो मैग्नेट्स के बीच, ठीक है, टू मैग्नेट, दो चुंबकों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। चाहे उनके बीच वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपल्स कर रहे हो, मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो या प्रतिकर्षित कर रहे हो। अच्छा, इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण का मामला क्या है?
ये क्यों कभी कभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और कभी कभी एक दूसरे को ढकेलते हैं? देखो, किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर दो सेम पोल एक दूसरे के पास आएंगे, लेके जाओगे दो सेम पोल को, जैसे साउथ को, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। लेकिन अगर आप सेम पोल को, जैसे साउथ है और नॉर्थ है, डिफरेंट पोल को जब इनके पास लाओगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, मतलब ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मतलब ये आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। बताओ, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब ये क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए और उसकी वजह से फोर्स लगे। अब सोचो कैसे, जैसे मान लो कि आपके पास पेन है, आपने किया भी होगा, ये पहले भी आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा भी होगा। क्या करते हैं कि अगर हम इसको अपने बालों में रगड़ें पेन को, और बालों में रगड़ने के बाद इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उन कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओगे तो देखोगे वो कागज के टुकड़े जो हैं वो आपके पेन से चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें, बहुत से लोग कहते हैं इसमें तेल लग गया इसकी वजह से। अरे तेल नहीं लगा होगा तब भी, जानते हो क्या होता है, ये पेन जो होता है ये चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक कोई अगर आयनित वस्तु है और वो दूसरे आयनित या अनायनित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उसे कहा जाता है, उस फोर्स को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रख लेना कि जब किसी चीज में कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है, यानी अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो इनके बीच जो फोर्स होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ भाई, बात समझ में आई? अगर आप ये करते हो, चाहे पेन कर लो या आपके पास कोई कांच की रॉड हो, ठीक है, ग्लास रॉड हो, और आप उसे सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े में रगड़ो और उसके बाद फिर उन्हें कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओ, तो आप देखोगे कि उससे ग्लास रॉड में जो कागज के टुकड़े होंगे वो चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो अट्रैक्ट हुए कागज के टुकड़े? क्योंकि उसमें चार्ज है, ठीक है। जो ग्लास की रॉड है या जो हमारे पास कंघी है या पेन है, वो क्या है, उसमें चार्ज आ चुका है, तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है और उनके उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत बल। और ये भी किस तरह का फोर्स होता है, ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। बताओ, ये बात समझ में आई? मतलब ये दोनों फोर्स जो होते हैं ये अपने फोर्स से किसी चीज को अपनी ओर खींच भी सकते हैं और अपने से दूर भी ढकेल सकते हैं, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दोनों फोर्सेस में होता है। तीसरा हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम तो सुने हुए कि गुरुत्वाकर्षण है, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जमीन है, ठीक है, जिस पर हम रुके हुए हैं, ये हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ऐसा तो होता नहीं, जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने ऊपर फेंका लेकिन ये नीचे आ गया, देखो ये मार्कर है, ये नीचे गिर गया, तो ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये हर चीज को अपनी ओर खींचनी। अच्छा, इसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सी चीज मैग्नेटिक है, कौन सा आयरन है या नॉन आयरन है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कोई भी चीज हो, हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो अर्थ जो किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, जिस फोर्स से, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। यानी एक ऐसा बल जो पृथ्वी चीजों को खींचने के लिए अपनी ओर लगाती है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। बताओ, बात समझ में आई? और ये ऐसा फोर्स है जो केवल अट्रैक्ट करेगी, रिपल्स नहीं करेगी, केवल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको ये अपने से दूर फेंकती हो। ऐसा कभी हुआ है कि आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल बैट से लगाए, अब वो हवा में गया और गिरने के बाद फिर नीचे फील्डर भैया इंतजार में खड़ा होता है कि नीचे आए बॉल, तो वो बॉल क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि जो अर्थ है ना, वो हर चीज को अपनी ओर ही, अपने पास ही रखने की कोशिश करती है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो वो जो फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वही फोर्स हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। बताओ, बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई।
बहुत ही इजी सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का होता है ना कि चलो देखो एक आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल। नाम सुनो कि नहीं सुनो? बैलेंस फोर्स लिख देते हैं पहले, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होते हैं मेरे लाल? देखो बैलेंस फोर्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बैलेंस फोर्स की। क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्स? मतलब इसको हिंदी में भी बताना जरूरी है क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है संतुलित बल। क्या कहा जाता है? संतुलित बल। अब नाम से ही लग रहा होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई वस्तु है हमारे पास, और इधर की ओर से इस पर लगाया जा रहा है कितना? 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर से और भी लगाया जा रहा है। तो आप बताओ कि ये जो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का, इधर भी 10 न्यूटन का, मतलब इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का बल। तो बताओ इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इस पर, इस ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट होगा? ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड में, या फिर ये राइट साइड में? खुद आप सोचो। हाँ बिल्कुल, देखो ये किसी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो नेट फोर्स होगा ना, इसका जो परिणामी बल होगा वो 10 - 10 यानी कि 0 न्यूटन का होगा। तो इसका मतलब जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में कोई भी हरकत यानी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो वो कहलाता है बैलेंस फोर्स, यानी कि बराबर बल अगर दोनों तरफ लग रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है मेरे लाल संतुलित बल। बताओ, इतने में पहले इतनी बात हमारी क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। या तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो तो उसे कहा जाएगा बैलेंस फोर्स। मतलब कुल बल अगर शून्य, परिणामी बल शून्य है तो उसे कहा जाएगा संतुलित बल। बताओ भाई, क्लियर है? जितनी भी चीजें हो सकती थी सारी चीजें इसमें मैंने बता दी। अब इसी का उल्टा होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जिसे कहते हो हिंदी में असंतुलित बल। असंतुलित बल, आपको ये क्या हो गया? असंतुलित बल। देखो समझना इसको। अब मान लो फिर से कोई ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर से लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर की ओर से लगाया जा रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इधर की ओर लगा रहे हो आप 10 न्यूटन का और उधर से भी लग रहा है 15 न्यूटन का। तो अगर आप देखो तो एक तरफ कम फोर्स लग रहा है, एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है ना? तो जब दोनों तरफ से अनइक्वल फोर्स लगेंगे तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 15 - 10 यानी कि 5 न्यूटन का। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का। और ये 5 न्यूटन के फोर्स से ये जाएगा जिधर की ओर ज्यादा फोर्स लगेगा, ये ऑब्जेक्ट उधर की ओर मूव कर जाएगा। ये वस्तु उधर की ओर ही खिसकेगा जिधर की ओर बल ज्यादा लग रहा है। लेकिन कितने न्यूटन के फोर्स से खिसकेगा? क्योंकि 10 इधर भी लग रहा है, 10 इधर भी लग रहा है, तो उसको कम करेगा। तो 5 न्यूटन के फोर्स से ये जिधर की ओर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, जिधर की ओर से ज्यादा बल लग रहा है, उधर की ओर ये वस्तु खिसकता चला जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में? तो इस तरह के फोर्स को कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पर ये याद रख लेना कि भैया अगर नेट फोर्स, परिणामी बल जो है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 के हो तो उन्हें कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स, यानी कि असंतुलित बल। ठीक, परिणामी बल अगर शून्य हुआ तो संतुलित बल, परिणामी बल अगर शून्य नहीं हुआ तो असंतुलित बल। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट क्लियर? सभी लोग बताएंगे भाई, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अब चलो, ये हो गया हमारा, ये तो हो गए हमारे फोर्स के बारे में। अब हम आगे थोड़ी सी और चीजें जानते हैं
वो पता है फोर्स का एक भाई भी होता है, और जैसे फोर्स हम लोगों ने पढ़ा तो फोर्स का एक भाई होता है जिसे कहा जाता है थ्रस्ट। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो, थ्रस्ट, और ये हिंदी में इसे कहा जाता है प्रणोद। क्या कहा जाता है? प्रणोद। ये क्या होता है भाई, बताओ, किसी को अगर पता हो तो बताओ। देखो प्रणोद क्या होता है, ये होता है द नेट फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो उसे थ्रस्ट कहा जाता है। यानी कि अगर मतलब किसी खास दिशा में कोई बल लग रहा हो तो उसे कहा जाता है प्रणोद। ठीक, किसी खास दिशा में। खास दिशा का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आप कोई स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है, आप कोई पोएम लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, तो आप लेकर जाते हो और उसे नोटिस बोर्ड में ले जाकर क्या करते हो, आप नोटिस पिन से उसमें दबा देते हो। अब पिन कैसे दबाते हो आप? अपने थंब से। ये चीज देखो ना, ऐसे कागज लगाया, उसके बाद ऐसे पिन से ऐसे दबा दिया। तो उसका डायरेक्शन क्या था? एक खास डायरेक्शन था। हमने उस पर कैसा फोर्स लगाया, कैसा बल लगाया? परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स लगाया? पर आप कैसे भी फोर्स लगा सकते हो। आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो, आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो, आप नीचे की ओर फोर्स लगा सकते हो, आप इधर की ओर फोर्स लगा सकते हो। मतलब ये नहीं, किसी खास डायरेक्शन में। और वो खास डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि लंबवत दिशा में अगर बल लगा तो उसी को कहा जाता है मेरे लाल थ्रस्ट। यानी अगर लंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो उसे कहा जाता है प्रणोद। बताओ, बात समझ में आई? अभी नहीं समझे? अच्छा फिर समझो। जैसे मान लो कि अगर कोई कील है, जैसे कि मान लो कोई कील है, कील का हिस्सा आप देखे होंगे ऊपर की ओर से चौड़ा और नीचे की ओर से ये पतला होता है। तो हम इसमें हथौड़ा हम किधर से मारते हैं? हथौड़ा हम अगर हमको मान लो इसे किसी लकड़ी में या किसी दीवार में ठोकना होगा तो आप हथौड़ा कहाँ लगाओगे? आप हथौड़ा इधर की तरफ लगाओगे कि या इधर से आप लगाओगे हथौड़ा? बताओ। मतलब इसके लिए एक खास डायरेक्शन है, एक खास दिशा है इसके लिए कि आप इसी दिशा में जब हथौड़ा लगाओगे तभी ये कील इसके अंदर जाएगा। तो इस पर जो ये खास दिशा बता दी गई ना, तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? इसी बल को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट यानी कि प्रणोद कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। बताओ, समझ में आया? देखो एक चीज और भी होती है, ये थ्रस्ट का जो यूनिट होता है, पहले तो हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। ये इसकी यूनिट यानी कि इसकी इकाई क्या होती है? तो भैया ये भी एक फोर्स ही है, ये एक फोर्स ही है, बस इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया गया फोर्स में, तो ये हमारा एक नाम बन गया थ्रस्ट। जबकि है ये फोर्स ही, है ये बल ही। ठीक है, तो जो बल की इकाई होगी वही जो फोर्स की यूनिट होगी वही इसकी वही यूनिट इसकी थ्रस्ट की भी होगी। अब मैं ये आपसे पूछूं कि भैया फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। कहोगे ना, न्यूटन होता है। आप सही बात है, क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर मैं पूछूं इसकी सीजीएस यूनिट बल की क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? बताओ भाई, किसी को याद हो तो बताओ, बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? हाँ बिल्कुल, तो बल की जो सीजीएस यूनिट होगी वही होगी हमारी किसकी? डाइन। वही होगी हमारी थ्रस्ट की। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम में, इससे ये पूछा जाता है कि ये किस तरह की यूनिट है, मतलब ये हमारा किस तरह का यूनिट है। मतलब एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश और अदिश, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो, क्योंकि इसके बारे में आप डिटेल में 9th में पढ़ोगे। लेकिन इससे एग्जाम पूछा जाता है, इसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी और इसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो होते हैं वेक्टर। तो इसमें भैया डायरेक्शन की जरूरत थी, तो थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर यानी कि सदिश होगी।
जबकि फोर्स में हमें किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था, बल में हमें किसी दिशा के बारे में नहीं बताया गया था। तो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी वो होगी अदिश यानी कि स्केलर। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मैं डिटेल में और भी बता सकता हूं, लेकिन ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, तो इसलिए हम इसको कब पढ़ेंगे, क्लास 9th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं कि जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए वो होंगे वेक्टर, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं वो होंगे स्केलर। मतलब जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है उन्हें हम सदिश बोलते हैं, और जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो थ्रस्ट कैसा होगा, वेक्टर, और फोर्स कैसा होगा, स्केलर। याद हो गया सभी को। प्रलोद क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, अदिश राशि। याद हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं से भाई एक चीज और पैदा होती है, और वो कहलाती है प्रेशर। प्रेशर है ना भैया, आप लोगों ने कहा सुना भी होगा, अरे यार इस समय तो बड़ा होमवर्क का प्रेशर है, बड़ा नवोदय एग्जाम का प्रेशर है, नवोदय की भी तैयारी करो और स्कूल की भी तैयारी करो, तो पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है ना। सुने होगे स्कूल से होमवर्क मिल गया, अरे यार आज तो खेलने को नहीं मिलेगा क्योंकि होमवर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, वो तो प्रेशर अलग की चीज है। हम साइंस में जिस प्रेशर के बारे में, ठीक है, प्रेशर ये होता है भैया, इसको कहा जाता है दाब। प्रेशर यानी हिंदी में कहा जाता है इसको दाब, प्रेशर। अब सेम वही चीज हम बात कर लेते हैं कि मान लो कि कोई कील है, ठीक है, ये कोई कील है, और इसको लकड़ी में हमें इंसर्ट करना है। मान लो कि हमारा वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसी के अंदर इसको ठोकना है। सही है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर से आप एक फोर्स लगाओगे। यहां से क्या करोगे, आप यहां से एक फोर्स लगाओगे, यानी कि एक बल लगाओगे। यहां से आप बल लगाओगे, हथौड़े से ठोकोगे, तो यहाँ का जो ये एरिया है, अगर कम एरिया है तो भैया ये कील जो है ये कम एरिया से धीरे धीरे करते हुए यहां तक ये पूरी कील इसके अंदर चली जाएगी। ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये होता है कि भैया जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो किसी पर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स, यानी एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल या प्रलोद। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल या प्रलोद जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स या थ्रस्ट ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। प्रेशर में अगर कोई दिक्कत हो, अगर मैं ये कहूं, मम्मी को देखा होगा कि मम्मी जो है वो चाकू जो है, ठीक है, चाकू से सब्जी काटती है, तो आप ये देखे होंगे कि जो चाकू होता है मेरे लाल, वो एक तरफ से क्या होता है, ब्लंट होता है, मतलब कि यहां से ये शार्प नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है ये शार्प यानी कि बहुत ही धारदार होता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया, इसलिए ताकि काटते समय ये मोटा है तो हमारे हाथ ना कटे, और जिधर की ओर से शार्प है इसका कम एरिया होगा, तो कम एरिया की वजह से जो सब्जी होगी कट 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 जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आई। तो बहुत सीधी सी चीज है मेरे लाल प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर क्या है। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बन के आता है, इसका डेफिनेशन आता है द फोर्स और थ्रस्ट, द फोर्स और थ्रस्ट, द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन, द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन a unit area of a circle on unit area of a surface is called pressure, is called pressure। बताओ, बात समझ में आ गई होगी। क्या कहते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रलोद, किसी एकांक क्षेत्रफल सतह पर लगने वाला बल या प्रलोद क्या कहलाता है, लगने वाला बल या प्रलोद क्या कहलाता है। हाँ भाई बोलो, याद तो हो ही गया होगा। प्रलोद ही क्या कहलाता है,
दाब कहलाता है। बताओ भाई, डेफिनेशन याद हो गई। आप चाहे क्लास 8 का एग्जाम दो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो ये क्या कहलाता है मेरे लाल? ये कहलाता है दाब, यानी कि प्रेशर। अब अगर हम यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा प्रेशर। कहाँ लगाना है भाई? एक फोर्स लगाना है, और कहां पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाओ या फिर थ्रस्ट लगाओ। क्या लगाओ? फोर्स या फिर, दोनों सेम चीजें ही हैं, बस फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और थ्रस्ट में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी फोर्स इज इक्वल टू हो जाए, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। बताओ, बात समझ में आई? फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये हो गया हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा, इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, यूनिट यानी कि इसकी इकाई क्या होगी? तो एक बात बताओ, फोर्स की इकाई, फोर्स की यूनिट, बल की इकाई क्या होती है? अरे आप कहोगे अरे सर ये तो हमको याद ही हो गया, न्यूटन होती है ना। और एरिया की क्या होती है? क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की इकाई, एरिया की यूनिट क्या होती है? आप कहोगे सर ये भी हमको पता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। तो बस बन गया हमारा, बन गया मेरे लाल, बन गया हमारा यूनिट। क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर क्या कर सकते हो आप? न्यूटन मीटर पावर -2, न्यूटन मीटर की पावर -2। बताओ, याद हुआ? आप आराम से निकाल सकते हो कैसे। अच्छा, एक चीज और भी, कभी ये सोचे हो, अब ये समझ में आ गया होगा, कभी ये सोचे हो कि रेगिस्तान में ऊंट ही क्यों अच्छे से चल पाता है और कोई जानवर क्यों नहीं? ऊंट का ही यूज क्यों? ये तो पता ही होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, है ना। देखो, इसके दो रीजन है। एक, ऊंट जो होता है वो अपना जो पानी या खाना है वो काफी दिनों तक अपने हम्प में स्टोर कर सकता है, तो धीरे धीरे यूज करता है, तो उसको पानी और खाने की जरूरत भी हमेशा नहीं पड़ती कि हमेशा खाता ही रहे। उसको जब भी खाने को मिलेगा ना तो एक साथ खा लेगा, उसको फिर महीनों तक यूज करेगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन होता है उसके गद्देदार पैर। दूसरा रीजन क्या है? उसके गद्देदार पैर। अगर आप ऊंट के पैर देखो तो ऊंट के पैरों की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। ऊंट के पैरों की चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है और ये ज्यादा एरिया कवर करता है, इसकी वजह से ये जमीन में इसके पैर धंसते नहीं है। वहीं अगर हम चलें तो हमारे पैर जो हैं उसका एरिया कम है, हमारे पैर का एरिया कम है, और अगर कम एरिया होगा तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। एरिया कम तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ये बात, कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये बात आई समझ में। और अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो उसमें कम प्रेशर लगेगा। तो मतलब ये पैर आसानी से जमीन में धंसेंगे नहीं, और जो हमारे पैर हैं वो क्या होंगे? वो आसानी से जमीन के अंदर धंस जाएंगे क्योंकि इसका एरिया कम है। समझ में आया? तो ये चीज याद रख लेना कि भैया अगर एरिया कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, यही रीजन होता है कि अगर कोई आदमी खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, तो उस समय वो जमीन पर ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। वहीं अगर एक आदमी लेटा है, अगर एक आदमी लेटा है तो यहाँ पर क्या होगा? कम प्रेशर लगेगा, क्योंकि लेटने में ज्यादा एरिया कवर होगा, खड़े होने में कम एरिया कवर होगा। तो खड़े होने पर कम एरिया, प्रेशर ज्यादा, लेटने पर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। बताओ, इतनी बात समझ में आई? यानी अगर आप खड़े हो तो आप ज्यादा क्षेत्रफल कवर, कम क्षेत्रफल कवर करोगे तो दाब ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लेटे हो तो आपके लेटने पर आपकी बॉडी का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। तो यानी प्रेशर, जो दाब होगा वो कैसा होगा मेरे लाल? वो, क्लियर हुई बात? कैसे? तो वहां पर दाब जो होगा वो कम लगेगा, यानी प्रेशर कम लगेगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, यहां से पूछो सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक तो हमारा ऊंट हो गया, दूसरी चीज आप लोगों ने देखे होंगे कि जो ट्रक होते हैं या बस होती है,
उसमें आपने देखे होंगे कि इसमें जो टायर होते हैं वो चौड़े लगे होते हैं। टायर कैसे लगे होते हैं? चौड़े लगे होते हैं, या फिर एक दो दो तीन तीन टायर एक ही जगह लगे होते हैं। ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग यहाँ, तो जब मैं बचपन में लोगों से पूछता था कि इसमें 2 टायर क्यों लगे हैं, तो वो बताते थे कि अगर एक टायर फट जाए ना, इसमें लोड बहुत होता है, अगर एक टायर फट जाए तो दूसरा टायर जो होता है वो ट्रक के बैलेंस को संभाल लेता है। लेकिन जब ये चैप्टर मुझे पढ़ाया गया तब ये बात समझ में नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जानते हो ऐसा इसलिए होता है कि भाई देखो, ट्रक जो होता है उस पर जो होता है लोड ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर जो टायर लगे हुए हैं, टायर चौड़े और डबल डबल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब इस पर जितना ज्यादा इस पर लोड होगा उतना ही ज्यादा इस टायर पर प्रेशर बनेगा। तो अगर इसका एरिया कम होगा तो ये रोड पर भी प्रेशर ज्यादा लगाएगा, है ना। इसीलिए आप प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इसकी वजह से रोड क्या हो जाएगी? टूट सकती है। रोड क्या हो सकती है? टूट सकती है। इसलिए इसके जो पहिए होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि रोड पर प्रेशर कम लगे और रोड को कोई नुकसान ना हो, यानी कि रोड ना टूटे। बताओ भाई, समझ में आगे बात कि ट्रक में, बस में या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनमें चौड़े पहिए क्यों होते हैं? क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो आगे चीज। अब एक होता है कि भैया चलो ठीक है, हम तो समझ गए कि ऐसे प्रेशर लगता है, लेकिन क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं? तो हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस। क्या पानी, द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं? अरे बिल्कुल लगाते हैं भैया। एक सीधी चीज सोचो, अगर अब जो बच्चे स्विमिंग करते हैं, जो जिन्होंने कभी स्विमिंग की होगी उन्होंने देखा होगा कि जब वो पानी के जितने अंदर जाते हैं, ठीक है, तो पानी ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर डालता है। तो अंदर जितना अंदर जाओगे उतनी ही ज्यादा थकान लगेगी और जितना बाहर रहोगे उतना ही कम थकान लगेगी, क्योंकि बाहर हो तो पानी का प्रेशर कम लग रहा है, जितना अंदर जाओगे उतना ही ऊपर वो पानी जो होगा वो आपके ऊपर दाब यानी कि प्रेशर डालता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया लिक्विड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा नहीं समझो तो समझो, जैसे घर में जो वाटर टैप लगा है, ठीक है, घर में जो वाटर टैप लगा हुआ है उसमें से पानी अगर धीरे धीरे आता है तो आप क्या कहते हो कि मम्मी पानी की टंकी खाली हो रही है, और पानी बहुत धीरे आ रहा है। तो पानी की टंकी खाली होने का क्या मतलब है मेरे लाल? कि टंकी में जब पानी ऊपर तक भरा रहेगा और यहाँ से पाइप के थ्रू हमारे टैप में पानी आ रहा है, तो जब पानी ज्यादा भरा रहता है तो पानी बहुत तेजी से इससे बाहर आता है। ये चीज पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना ऊपर तक रहेगा तो इस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगता है, और प्रेशर जब ज्यादा लगता है तो उतनी ही स्पीड से पानी जो है वो बाहर आता है। लेकिन अगर मान लो उसी टंकी में पानी कम हो गया और यहाँ से हमारा पाइप ये बाहर आया है और यहाँ पर इतने पानी है, तो इसमें देखो इसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो पानी भी जो होगा वो कम स्पीड के साथ बाहर आएगा। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि भाई जो पानी होता है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, पानी भी दाब लगाता है। और एक एग्जांपल अगर आप देखो तो एक पानी की बोतल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वाली बोतल ले लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है, उसमें पानी भर लो, और पानी भरने के बाद यहाँ से जो पानी भर लो, ये हमारा ढक्कन हो गया, पानी भर लिया, पूरा पानी भर लो और यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो और यहाँ पर एक छेद कर दो। आप देखोगे सबसे ज्यादा तेज पानी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से आपका सबसे ज्यादा तेज पानी निकलेगा, और सबसे धीमा पानी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पानी का प्रेशर वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा प्रेशर पानी जो है उतनी स्पीड से, और यहाँ से सबसे कम आएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे स्लो पानी आएगा, यानी धीमा पानी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक जो ये प्रेशर होता है ये लिक्विड एक्सर्ट करते हैं। अब बात आती है गैस की। क्या गैस भी? हाँ बिल्कुल भाई, गैस भी हर चीज पे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो टोर्नेडो होते हैं, आंधी तूफान आता है, या फिर जो साइक्लोन्स आते हैं, तो इनमें देखो कि लोगों की छत जो होती है वो उड़ जाती है,
तो क्यों उड़ जाती है भाई? वो प्रेशर ये अप्लाई करता, तो प्रेशर अप्लाई करता तो वो सारी चीजें निकल आती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अब ये क्या, ये गैस से ही होता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में हर तरफ, मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इसके तरफ ये सारी गैसेस हैं, और ये गैस क्या करते हैं, ये इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसी गैसों के दाब को ही कहा जाता है वायुमंडलीय दाब, ठीक। इसका क्या होता है कि जितना अर्थ से, जैसे मान लो कि हमारा अर्थ है और यहां तक मान लो ये गैस है, ठीक है, तो अगर आप यहां तक गैस आ गई, अब यहां पर जैसे यहां पर आप जहां जितना नीचे रहोगे, आप जितना जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नजदीक रहोगे, अर्थ के नजदीक रहोगे, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ऊपर आप जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता जाएगा। अब सोचो ये कैसे, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर जाने वाले लोग होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे उनके नाक से और कान से ब्लड बाहर आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाने पर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम होने लगता है। जब हम नीचे हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहता है। लेकिन जब ऊपर हम जाने लगते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, तो वो सारे जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है कान और नाक से वो बाहर आने लगता है। क्लियर है बात इतनी? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक, इसीलिए देखो ये जो पानी के अंदर हम बात कर रहे थे, इसलिए सबमरीन जो होता है ना, सबमरीन को एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही चलाने को कहा जाता है कि भाई आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। अगर उससे नीचे जाएंगे सबमरीन, पानी, ऐसा नहीं कि सबमरीन कहीं भी जा सकती है, सबकी अपनी डिस्टेंस होती है, कितनी गहराई पर ही ये सबमरीन चल सकती है। तो अगर वो सबमरीन ज्यादा नीचे चली जाएगी तो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेशर होगा इतना ज्यादा होगा कि वो फट सकता है। तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम अर्थ सरफेस में हैं तो इस समय जो प्रेशर लग रहा होता है उस समय 1 atm का प्रेशर लगता है। कितने का? 1 atm का प्रेशर लगता है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही सभी को? 1 atm का प्रेशर लगता है, ठीक है, 1 atm का प्रेशर लगता है। चलो भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब देखो एक चीज और भी, जो मैंने आपको प्रेशर की यूनिट बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बताया था, प्रेशर की न्यूटन मीटर की पावर -2 बताया था, और इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका एक और यूनिट रख दिया गया और उसका नाम है पास्कल। बताओ, बात समझ में आया? तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इतने में अब कोई प्रॉब्लम आपको होगी, और ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया क्लियर। एक एटीएम जो होता है, एक एटीएम जो होता है वो कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। कितना? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम नॉर्मल प्रेशर में चेंज करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के यानी पास्कल के इक्वल होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, हाँ, सारी की सारी फुल सीरीज देख लेना इसकी। अगर फुल सीरीज देख लोगे तो पक्का है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं इस चैप्टर से। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। कई सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो अभी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे होंगे या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, सब फ्री है। बस वीडियो को लाइक कर देना, जो बटन है लाइक वाला ना उसे ब्लू कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना सही काम करना है। चलो हमारा क्वेश्चन क्या है। अब आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन है, और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। कहां पर दोगे मेरे ला? कमेंट बॉक्स में। और इसका जो करेक्ट आंसर देगा उसको मिलेगा हार्ट, और जो गलत आंसर देगा भाई उसको मिल जाएगा सही आंसर। चलो अब हम यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। याद आया कुछ, है ना? जिन्होंने यहाँ तक देख लिया वो तो बता ही लेंगे। 1 atm AMP लिख दिया ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 atm इज इक्वल्स टू कितना होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10 to the 5, ठीक है। ऑप्शन बी 1.01 इंटू 10 to the power 6, ऑप्शन सी 1.01 इंटू 10 to the power 5, या फिर ऑप्शन डी है 2.5 इंटू 10 to the power 5। ये आपके क्वेश्चन है आज का, और इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में दीजिएगा। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मुझसे बेझिझक फ्री ऑफ कॉस्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।